Hi students, today we'll do the continuation part of chapter 1 part 3, that is the age of revolution 1830 to 1848. अब ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है ये इस पीरियड के दौरान चल रहा था। अब ये जब चल रहा था, रेवोल्यूशन यानी क्या होता है, जब कुछ लोग किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो लोग चेंज चाहते हैं, एक तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये वो पीरियड था जब बहुत सारे चेंजेस आए थे यूरोप में। नाउ ड्यूरिंग 1830 to 1848 यूरोप विटनेस्ड ग्रेट टेंशन एंड अनरेस्ट। तो इस पीरियड के दौरान वहाँ पे बहुत ही टेंशन और बहुत ही अनरेस्ट था, यानी कि पीसफुल नहीं थी, शांति नहीं थी उस वक्त यूरोप में, बहुत ही टेंशन भरा माहौल था। अभी ये क्यों था? दिस वॉज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पहला रीज़न था हैज़ कंजर्वेटिव्स वर ट्राइंग टू बिकम मोर पावरफुल। अब यहाँ पर कंजर्वेटिव्स कौन है? वो रूलर्स जो पहले कंट्रीज़ को रूल करते थे, जो एक बहुत ही डोमिनेंट पार्ट प्ले करते थे, जैसे कि राजा महाराजा जो पूरे कंट्री पर रूल करते थे, लोगों पर रूल करते थे। तो वो जो कंजर्वेटिव्स थे इस पीरियड में, वो लोग और ताकतवर बनना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई रेवोल्यूशन आए, फिर से नेशनलिज्म वापस आए, इसीलिए वो और पावरफुल बनना चाहते थे। वो एक वजह थी। दूसरी वजह थी रेवोल्यूशनरीज वर अटेम्प्टिंग हार्ड टू ब्रिंग लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। और दूसरी वजह है कि रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो लोग चेंज लाना चाहते थे, वो चाहते थे कि चेंज किसी भी हालत में यूरोप में आए, क्योंकि वो लोग लिबरलिज्म लाना चाहते थे, यानी कि जो फ्रीडम है लोगों की, कि लोगों को किसी के दबाव में आके जीने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी खुद की सोच रख सकते हैं, खुद के इस पे जी सकते हैं। तो वो एक चीज़ वो लाना चाहते थे और था नेशनलिज्म, यानी कि जो देशभक्ति की जो सोच है वो हर एक इंसान में होनी चाहिए कि हमें एक देश बन के आगे बढ़ना है। वो चीज़ रेवोल्यूशनरीज लाना चाहते। तो ये 2 चीज़ों की वजह से उस वक्त इस पीरियड में बहुत ही टेंशन और अनरेस्ट था यूरोप में। अब ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था इस पीरियड में, ये रेवोल्यूशन हो किस वजह से रहा था? ये हो रहा था इन रेवोल्यूशनरियों की वजह से। ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे? हु वर दीज रेवोल्यूशनरीज? ये हमने पहले भी पार्ट में किया है। रेवोल्यूशनरीज कंप्राइज्ड ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट्स लाइक प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड क्लर्क्स। अभी रेवोल्यूशनरीज में जो मिडिल क्लास, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, एलिट्स थे, यानी कि वो अपने काम में बहुत माहिर थे, और वो लोग थे प्रोफेसर्स, टीचर्स और क्लर्क्स। और ये लोग इन सारी कंट्री में, इटली, जर्मन, ओटोमन, पोलैंड, आयरलैंड, इन सारी जगहों पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के सीक्रेटली काम करते थे, ताकि रेवोल्यूशन ला सके, नेशनलिज्म ला सके, नेशन स्टेट डेवलप कर सके। ओके, आगे जब हम देखेंगे तो ये जो रेवोल्यूशन है, जो फर्स्ट इंसिडेंट है, वो शुरू हुआ था इन जुलाई 1830। यहाँ पे द बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज फॉर्म्ड अंडर लुइस फिलिप वॉज द लास्ट किंग। इनको लास्ट किंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद कोई किंग या फिर मोनार्कियल रूल नहीं एग्जिस्ट करता था। अभी यहाँ क्या हुआ, इसके पहले के पार्ट 2 में अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था कि वियना में एक कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि जो बर्बन किंग्स है वो फिर से उस जगह को ओवरटेक करेंगे। तो ये हुआ था 1815 में। फिर 1815 से अभी ये बात है 1830 की। 1830 में क्या हुआ, बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया, फिर से उन्हें जो रूल था उसमें से हटा दिया गया था। लेकिन तभी किंग्स ही रूल करते थे, लेकिन उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी गई थी।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि किंग को भी फॉलो करने पड़ते थे, ताकि जो कॉमन पर्सन है वो जो है तकलीफ़ में ना रहे। तो किंग को भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। अब ये जो आउटकम हम देखते हैं, ऐसे ही बहुत सारे रेवोल्यूशंस जो है आगे चल के हुए, जैसे कि ब्रसल्स में भी अपराइजिंग देखी गई थी ऑन 4 अक्टूबर 1830। इसमें क्या हुआ था, जो बेल्जियम है इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम नेदरलैंड्स। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे रेवोल्यूशंस जो थे अलग अलग जगहों पे शुरू हो गए। Now when all these incidents were taking place of revolutions, एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई थी उस दौरान, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तब बहुत सारे जो लोग थे यूरोप में, उनके अंदर ये जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Now, before knowing about the Greek War of Independence, first we'll see what was Greece at that time. Now, Greece was a part of the Ottoman Empire since the 15th century. It began its struggle in 1821. अभी ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था सिंस द 15th सेंचुरी। अभी ओटोमन एम्पायर एक्चुअली में कैसा था, ओटोमन एम्पायर एक्चुअली मुस्लिम बेस्ड रूल था। ओके, जो रूलर थे वो मोस्टली मुस्लिम थे। नाउ इट वाज फॉर्म्ड इन द 13th सेंचुरी बाय टर्किश ट्राइबल लीडर ओस्मान द फर्स्ट। अभी ये जो एम्पायर खड़ा किया था ओस्मान द फर्स्ट ने इन द 13th सेंचुरी, और एक टर्किश ट्राइबल लीडर थे। Now this tribal leader Usman I had taken major parts of Asia and Europe under his control during his rule, and after that his successors also ruled these areas where he had ruled. तो इन सब में ये जो ग्रीस के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी उस समय। तो उन्हें अब लगने लगा था कि अभी उन्हें फ्रीडम चाहिए इन सब चीज़ों से। तब उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू किया। अब ये जो ग्रीक का स्ट्रगल था ये दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, और बहुत सारे लोग थे जिन्हें लगता था कि ग्रीक को सच में अलग से एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। Now the Greek struggle became strong and was supported by sympathetic poets and artists. बहुत से लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उनमें थे सिंपैथेटिक पोएट्स जो उनको सिंपैथी जताते थे, यानी जो उनके साथ थे, जो उनके साथ सहानुभूति रखते थे, और आर्टिस्ट यानी पेंटर्स, सिंगर्स, जो भी हर तरह से उनके साथ